नमस्कार। उम्मीद है पहला जो इसका पार्ट था, सीरीज का पहला एपिसोड था, एक तरीके से कह सकते हैं, वो आपको पसंद आया होगा। और अब बढ़ते हैं दूसरे उसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन बेस्ड स्टडी रहेगी, साइंटिफिक अप्रोच रहेगी। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायिक जांच अधिनियम यानी कि जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 है, उसके संबंध में बात है कि तहत दोषी पाए गए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है। अगर कोई गिल्टी है जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत, तो उसको निकाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जज फाउंड गिल्टी अंडर द जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। दूसरी स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट जज कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज को तभी रिमूव किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी हो। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, उस पर भी जाना पड़ेगा। तो सेम बात इधर भी लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल संसद के विशेष बहुमत से ही उनके पद से हटाया जा सकता है। सही विकल्प चुनने हैं। क्या केवल एक ही सही है, क्या दोनों सही है? ना तो एक ना हो दो, केवल दो। तो वो बोथ 1 और 2 और नीदर 1 और 2 और ओनली 1 और ओनली 2 वाली ऑप्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़े से प्रोविजन देखने और समझते हैं क्या है। या यूं करते हैं कि पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पीचमेंट शब्द है, महाभियोग जिसको कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के लिए यूज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को केवल दो ही कंडीशन में हटाया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी यानी कि वो काम करने के लायक नहीं है, जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे हैं, यानी कि काम नहीं कर रहे सही तरीके से जो काम कर रहे हैं। प्रूव्ड मिसबिहेवियर उसमें बहुत सारी चीजें हैं, करप्शन भी हो सकती है उसमें ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि वो एक जज को शोभा ना देता हो। ऐसा भी बिहेवियर हो सकता है कि वो एक ऐसी चीज करता हो, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता हो कि वो बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारी बातें भी क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर में आएंगी। इसके ऊपर ही निकाला जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सिर्फ 3 ही ऐसे प्रावधान है, 124 आर्टिकल 217, आर्टिकल 218। यही 3 आर्टिकल हैं जो कि इस पूरे मसले से जुड़े हुए, उसको हम समझते हैं क्या है। तो अगर जैसे ये सुर्खियों में क्यों है, अब बात आई सुर्खियों में क्यों है। शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज विश्व हिंदू परिषद के एक फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे कम्युनल बात करते हैं, उसके ऊपर हो हल्ला मचता है। उसके बाद राज्यसभा में मोशन डाला गया, 55 मेंबर ने साइन किया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो जो प्रोसेस है एक तरीके से वो आगे बढ़ गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ उसको निकालने के लिए मोशन लाना है, तो उसके लिए मिनिमम जो है राज्यसभा में 50 मेंबर साइन करें और लोकसभा में 100 मेंबर। और इस केस में 55 मेंबर ने साइन किया था और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। वो रिफ्यूज भी किया जा सकता है, लेकिन 55 मेंबर कह रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब उसके बाद प्रोसेस चलेगा, वो प्रोसेस चलता है। उसके अंदर क्या होता है, अब लोकसभा, अगर ये राज्यसभा में गया है तो अब चेयरमैन की जिम्मेवारी है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है। अगर लोकसभा में जाता है तो लोकसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी है अगला प्रोसेस चलाने की। तो उसके बाद क्या है, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 3 मेंबर रहेंगे। एक रहेगा सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CJI जिसको कहा जाता है। फिर दूसरा मेंबर रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरा रहेगा 1, 2, 3 डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, जिसको बहुत ज्यादा विद्वान है, बिल्कुल ज्ञानी व्यक्ति जिसको कानून के बारे में, उसको लिया जाएगा। तो फिर ये जुडिशियल कमेटी बैठेगी, फिर ये अपनी रिपोर्ट देगी।
ठीक है। तो अब ये सारा ये प्रोसेस है जो कि अगर शेखर कुमार यादव जो हाई कोर्ट के जज इलाहाबाद के, उनके खिलाफ ये सब चलेगा। आइए अब जो कानून के प्रावधान है 124 के उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने आंसर तक वहां से ऑटोमेटिकली ही पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 124 में क्या लिखा है। 124 जो है आर्टिकल वो डेडिकेटेड है एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैसी होगी, कैसे एस्टेब्लिश होगी, 124 आर्टिकल है। और जो अब करंट स्ट्रेंथ है वो 34 जजों की है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 124 4 और 5 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 124 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 124 4 क्या कह रहा है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, उसको उसके ऑफिस से तब तक नहीं निकाला जाता एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट के एड्रेस से ही निकाला जाएगा उसको भी एड्रेस कौन देगा, जो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट भी कैसे देगी, सपोर्टेड बाय एन मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये एक प्रकार की स्पेशल मेजॉरिटी है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको उस तरीके से नंबर से समझें कि अगर टोटल मेंबरशिप 400 है तो इसकी जो टोटल मेजॉरिटी हुई वो क्या हुई, वो 201 हुई। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है 201 मेंबर ने वोटिंग कर दी, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, साथ में क्या है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब अगर उस दिन 300 आदमी ही प्रेजेंट थे, 300 आदमियों ने ही वोटिंग की और 2/3 मेजॉरिटी बनती है 200, लेकिन टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस नहीं हुई, 201 नहीं हुई। इसका मतलब अगर ये हो भी जाता है तो भी नहीं माना जाएगा कि ये जो मोशन है ये पास हुआ है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना, इतनी मेंबरशिप को प्राप्त करना, और आज तक ऐसा हुआ नहीं। हम देखेंगे कब ये कोशिश की गई है और कब ये नहीं हुआ। तो इस तरीके से ही निकाला जा सकता है। और एक और इसमें क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, has to be presented to president in the same session for such removal on the ground। उसी सेशन में उसको देना पड़ेगा चलते हुए, ये नहीं कि अगले सेशन में आपने पास करा लिया फिर आपने पॉलिटिकली अपना सब कुछ देखा फिर उसको निकाला। ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो 124 4 है। अब दो अलग अलग है। यहां पर क्या है, पांचवा, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस, उसको एड्रेस कैसे किया जाएगा, और फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये तो बता रहा है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी तो निकाल दो, इस तरीके से निकाला जाएगा, लेकिन प्रोसीजर क्या है वो यहाँ पर है, जिसके अंतर्गत जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। तो यानी कि दो अलग अलग प्रोविजन है। एक प्रोविजन इस बात के लिए है कि जुडिशियल कमेटी बनेगी, इंक्वायरी करेगी, वो क्या फैसला लेगी उससे उसको नहीं निकाला जाएगा, उसको तभी निकाला जाएगा जब ये प्रोसेस फॉलो होगा। वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि ये गिल्टी हैं, ये अपने आप को बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उनको गिल्टी माना। लेकिन जब ये मोशन यहाँ पर गया तो उस वक्त की सरकार, कांग्रेस शायद ऑपोजिशन में थी, 1977-8 की बात है, और उन्होंने वहाँ पर विड्रॉ कर लिया और उसके बाद ये बच गए। इनको रिमूव नहीं किया गया, इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, गिल्टी प्रूव होने के बावजूद इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इनको काम नहीं दिया गया, लेकिन इनको पेंशन भत्ते इनके सब कायम रहे। तो इस तरीके से दो प्रोविजन है, 124 4, 124 5। फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। 217 क्या कह रहा है? 218 जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका हाई कोर्ट के लिए। पहले 217 को देख लेते हैं। 217 क्या कह रहा है? 217 है हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट के लिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक चीज, जो इसका पहला है, पहले का बी, जज मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 124। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई है, यहाँ पर सीधा लिख दिया गया 124 4 में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाएगा वैसे ही हाई कोर्ट को निकाला जाएगा। दोबारा उसको रिपीट नहीं किया गया। और 218 जो है वो इस बात की पुष्टि करता है कि 124 5 भी अप्लाई होगा
आर्टिकल 218 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या कह रहा है? प्रोविजन ऑफ क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 24 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू हाई कोर्ट एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू द सुप्रीम कोर्ट विद द सब्स्टिट्यूशन रेफरेंस टू द हाई कोर्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो 124 और 5 एग्जैक्ट हुबहू हाई कोर्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए करंट में ये बात है और इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो न्यायिक जांच अधिनियम 1968 के तहत दोषी पाए गए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। रामास्वामी का केस है। दूसरे जज, आज तक 2 ही जज के खिलाफ मोशन चलने की कोशिश है, एक रामास्वामी, दूसरे सौमित्र सेन। इनके खिलाफ राज्यसभा में मोशन पास हो गया था। राज्यसभा में मोशन पास हो गया, जज साहब पूरा लगे हुए थे कि नहीं होगा। जैसे ही मोशन पास हुआ, लोकसभा में पास होना लाजमी था, उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि फिर उनको रिमूव कर दिया जाता। इस्तीफ़ा करने पे वो बचाव हो गया, उनके जो बाकी चीज़ें थी वो बनी रही। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल संसद के विशेष बहुमत से ही उनके पद से हटाया जा सकता है। आधी लाइन सही है, आधी गलत है, क्योंकि केवल वहाँ पास हो जाने से काम नहीं बनेगा। अगर प्रेसिडेंट को उसी सेशन में नहीं दिया गया, एड्रेस नहीं किया गया और प्रेसिडेंट ने आगे ऑर्डर नहीं किया गया, तो जज नहीं रिमूव होगा। ये भी स्टेटमेंट पूरी नहीं है, एक तरीके से ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर हो गया नीदर 1 और 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरमाला परियोजना के तहत गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जाना है, बन रहा है। अंडर दी सागरमाला प्रोजेक्ट, अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज टू बी बिल्ट एट लोथल, गुजरात। लोथल इज इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट विच शोज एविडेंस ऑफ फायर अल्टार्स। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। तो 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वाले में क्या है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। दोनों सही है और इसकी व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगी। दोनों सही है पर वो व्याख्या नहीं करता, तो बी हो जाएगा। एक सही है, दूसरा गलत है, तो सी हो जाएगा। एक सही नहीं है, दूसरा सही है, तो डी हो जाएगा। इस तरीके से चलता है। तो चलिए इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये सागरमाला प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट 2015 में लॉन्च हुआ, जिसका मेन मकसद था पोर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पोर्ट इस तरीके से बनाए जाए जहां पर और ट्रेड हो सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसको कहा जाता है एक्जिम, डेवलप्ड लेड डेवलपमेंट, ताकि फायदा हो, जिसको कहा जाता है एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसको बढ़ावा मिले और तमाम तरीके की कनेक्टिविटी दी जाए। भारतमाला सागरमाला दोनों को जोड़ दिया जाए। तो इसको जो मिनिस्ट्री चालू कर रही है, देखिए वो है पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो सागरमाला को भी यही मिनिस्ट्री कर रही है और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है उसको भी यही कर रही है। ये पूरा मैप है। यहाँ पर तमाम तरीके के अम्यूजमेंट पार्क बनाए जाएंगे, थीम पार्क बनाए जाएंगे, नेवल अचीवमेंट को दिलाया जाएगा और भी तमाम चीज़ें। यहाँ पर एक लाइट हाउस म्यूजियम दिखाई दे रहा है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आगे देखेंगे। लोथल टाउन उनका रेप्लिका बनाया जाएगा और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक तरीके से 2 फेज में है। पहले फेज के भी 2 पार्ट हैं और दूसरा का 1 पार्ट है अभी तक, और पहले फेज का एक पहला पार्ट जो है वो अभी चल रहा है। तो जब ये पूरा बन जाएगा तो बहुत यूनिक चीज़ होगी और भारत इसको एक अलग लेवल पे अपने आप को पेश करना चाह रहा है। आइए देखते हैं जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में, उसमें क्या लिखा गया है। यूनियन कैबिनेट की मीटिंग थी, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ली वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने क्यों इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा कि हमें दिखाना है इंडिया का जो एक्सटेंसिव मैरीटाइम हेरिटेज है उसको दिखाना है, जो कि 4500 साल पुरानी है, यानी कि 2425 BC के आसपास ये बात हो रही है। 2400-2500 BC के पास हम पहुँच रहे हैं। अपनी जो समुद्री विरासत है, जो व्यापार की विरासत है, उसको लेकर हम पीछे तक जा रहे हैं। उस सारे को हम कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि जो हड़प्पा और वैदिक में एक गैप माना जाता रहा है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है पूरे तरीके से, ताकि वो पूरा एक हमारा इतिहास बन के सामने आ जाए पूरी दुनिया के, उसको लेकर चला जा रहा है।
तो देखिए यहाँ पर 3 तरीके के फेज़ हैं। यहाँ पर इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको सिर्फ अंडरलाइन किया गया है। जो पहला फेज़ है उसके अंदर क्या है, एक चीज़ दिखाई जाएगी, डेडिकेटेड गैलरी होगी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए। वहाँ पर वो जो पुराने आर्टिफैक्ट है जैसे INS निशंक है, सी हैरियर वार एयरक्राफ्ट है, UH-3 हेलीकॉप्टर, ये सब रखे जाएंगे। रेप्लिका मॉडल ऑफ एंशिएंट लोथल टाउनशिप वहाँ पर रखा जाएगा। फेज़ 1B जो है उसमें क्या होगा, यहाँ पर लाइट हाउस म्यूजियम बनाया जाएगा, जो कि जब बन जाएगा तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट म्यूजियम होगा, लाइट हाउस म्यूजियम। और दूसरा जो फेज़ है उसमें देखिए तमाम तरीके के थीम पार्क बनाए जाएंगे, कोस्टल स्टेट्स पवेलियन बनाए जाएंगे। जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनको लेकर उनको कहा जाएगा अपने अपने स्टेट की आप यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक झांकी जैसे बनाई जाती है उस तरीके से बनाएं, अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करें। तमाम 4 थीम पार्क्स बनाए जाएंगे, जिसमें एक मैरीटाइम नेवल थीम पार्क है, क्लाइमेट चेंज थीम पार्क है, मॉन्यूमेंट्स पार्क है, एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट पार्क है। इस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये तो हो गया नेशनल मैरीटाइम जो हेरिटेज कम्प्लेक्स है उसकी बात हो रही। उसके अलावा ये क्या करेगा, कुछ जॉब्स को क्रिएट करेगा। इसका हिंदी में अगर प्रॉपर नाम देखें तो राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर है लोथल, गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जॉब भी क्रिएट होंगी, 15,000 डायरेक्ट होंगी और 7,000 के आसपास इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाएगा। सारा गवर्नमेंट का डाटा लिया है क्योंकि इसी में से प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो ये फेज़ 1 और फेज़ 2 की बात हो गई। उसके बाद हम बढ़ते हैं अब लोथल की तरफ, तभी तो हमारा जो प्रश्न है वो सॉल्व होगा। तो लोथल, तो देखिए लोथल है यहाँ पर गुजरात में, कहाँ पर, गल्फ ऑफ खंबात जिसको कहा जाता है, यहाँ पर ये है। और जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है भोगवा नदी। और जो भोगवा नदी है ये उसके बाद साबरमती नदी में जाकर मिलती है। तो जो लोथल का विरासत का नाम लिया जा रहा है, जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, वो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि लोथल में मिली है एंशिएंट ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, यानी कि गोदी जहां पर जहाज़ों से सामान उतारा जा सकता था, चढ़ाया जा सकता था, व्यापार किया जाता था। लोथल एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल उस ज़माने का एक शहर कह सकते हैं, जहाँ पर वहाँ कर बीड इंडस्ट्री थी, वो बहुत फल फूल रही थी, तमाम तरीके का व्यापार होता था। तो ये पूरे विश्व का सबसे पुराना आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात में डायरेक्ट वहाँ पर पोर्ट नहीं बनते, क्योंकि वहाँ की जो जियोग्राफी है वो अलग तरीके की। इसलिए साबरमती नदी के पानी जो ओल्डेस्ट रूट था वहाँ पर पहुँचता था, पानी आता था, वहाँ पर सामान उतरता था, फिर वो जाता था। इसलिए इस लोथल को इस पर्टिकुलर चीज़ के मद्देनज़र रखकर वहाँ पर कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। देखिए जो इसकी डिस्कवरी होती है वो करते हैं SR राव साहब, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे 1954 में। यहाँ पर देखिए जो इसके यूनिक फीचर है, वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉक मिलता है कनेक्टिंग द सिटी टू एन एंशिएंट कोर्स ऑफ साबरमती रिवर, जो पहले बात कर ली। मैसिव ब्रिक वॉल के साथ इसको घेरा गया था ताकि बाढ़ वगैरह से बचाया जा सके। यहाँ पर देखिए लोथल का मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्सकवेशन है वो क्या है, इसका टाइडल डॉकयार्ड, यानी कि आर्टिफिशियल डॉक की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मिलते हैं फायर अल्टार्स, जो अग्नि वेदिकाएँ हैं, और ये इस बात को शो करती हैं कि जो यहाँ का कल्चर था वो जो अन्य हड़प्पा के शहर हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर मदर गॉडेस की जो वहाँ पर एक कॉमन फीचर है यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस के, जानवरों के सेक्रीफाइस के निशान मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर शायद अग्नि देवता टाइप की चीज़ को पूजा जाता था। और लोथल का जो नाम है वो भी यही है गुजराती में, माउंड ऑफ डेड, मरे हुए लोगों का एक तरीके से माउंड हो गया, जहाँ पर मरे हुए लोगों का, काफ़ी सारा मरे हुए लोगों का टीला। सेम नाम है मोहनजोदड़ो का, उसका नाम भी यही है, माउंट ऑफ डेड, लेकिन वो सिंधी भाषा में, गुजराती में। तो देखिए किस तरीके से जब ये शहर छोड़ के लोग गए तो उस तरीके से लोगों ने, बाद वालों ने उसका नाम इस तरीके से रख दिया। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जाना है, ये बिल्कुल ठीक है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है जहां अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये इस बात को सही पुष्टि कर रहा है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये क्यों बनाया जा रहा है? नहीं बनाया जा रहा। अगर यहाँ पर लिखा होता कि ये यहाँ पर एंशिएंट डॉकयार्ड मिला है तो वो
सही होता तो इसका स्टेटमेंट तब एक होता, अभी इसका बी होगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता। बी इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।